आज के आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो एडू कॉन्क्लेव 2025 है। जैसे कि एडू कॉन्क्लेव 2023 किया गया था, बीच में 1 साल का गैप रहा। इस साल फिर से हम 400 प्लस प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि सारे स्कूल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद हरियाणा इज द ओनली स्टेट जिसने सबसे पहले एनईपी को एक्सेप्ट किया है। जो जो चेंजेस करिकुलम में आने हैं, क्लासरूम्स में आने हैं, स्कूल्स में आने हैं, कॉम्पिटिटिव बेस्ड स्टडीज आनी है, उसके ऊपर एक खुला मंच सारे प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को दिया जाएगा ताकि वो अपनी बात कह सकें। अगर किसी को किसी के टॉपिक के ऊपर कोई आपस में विचार विमर्श करना है तो वो किया जा सके। इसके लिए ये एक छोटा सा हमारा प्रयास है सभी शिक्षाविदों को एक मंच पर लाने का, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मीडिया जो है, आप लोग भी इसको और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ सके और इसका जो आउटकम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पॉजिटिवली हम लोग अचीव कर सकें। इसके लिए ये आपकी एक छोटी सी हमने एक गेट टुगेदर बुलाई है। हम जैसा आपने बताया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी स्कूलों को, शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सभी शिक्षाविदों को पूरे हरियाणा के एक मंच पर खड़ा करना पड़ा? देखिए, शिक्षाविदों को एक मंच पे खड़े करने के कारण तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट माता हर की देवी का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये था कि विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन जितने भी शिक्षाविद हमारे साथ हैं, एक गैप जो है कम्युनिटी में, स्कूल्स के बीच में, डिफरेंट बोर्ड्स के बीच में, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो बाहर वाली स्टेट्स में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी, हरियाणा में अभी गवर्नमेंट ने लेकर आनी है, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा सके, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है भविष्य में स्कूलों को, एडवांस पॉलिसीज कैसे बनेंगी। क्योंकि अगर हम उसके लिए शिक्षाविद पहले से खुद अवेयर नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशंस विल बी वेरी डिफिकल्ट। हाँ मैम, किस तरह के बदलाव जो ये एडवोकेट कॉन्क्लेव लाने वाला है शिक्षा क्षेत्र में? देखिए, एडू कॉन्क्लेव का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बदलाव लाने का, वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सारा भ्रम और भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ एक्सपेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और हर स्कूल को, हर स्टेट को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन से पहले स्कूल्स को खुद रीएनालिसिस करने चाहिए कि हम उसको किस एक्सटेंड तक इम्प्लीमेंट करें और किस एक्सटेंड तक हम लीगली उसको रोक लें। क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ पे ऐसी मिलेंगी जब आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे 450-500 पेज में, कि बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर एक एक पॉइंट का जो मायने हैं वो शायद आज नजर नहीं आ रहे, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद हर स्कूल के ऊपर उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। हम ये एजू कॉन्क्लेव जो होगा 21 दिसंबर को होना है, तो इसमें मुख्य एजेंडे जो है वो क्या रखे जाएंगे? जो आपने अभी बताया है यही रहेंगे या इनके अलावा भी कोई और मुख्य बिंदु जिन पे फोकस किया जाएगा? सर देखिए, इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो रहेगा वो SSA का रहेगा। SSA इज अ स्कूल अथॉरिटी जो एजुकेशन पॉलिसी में अभी प्रोस्पेक्ट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, कुछ स्टेट्स में हो गई है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या एरियाज हमें वर्कआउट करने चाहिए एडवांस में, उसके ऊपर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक तरफ से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को क्लासरूम में बढ़ाते जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस एंड ऑल को, उसके जो साइड इफेक्ट्स बच्चों के ऊपर हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं, बच्चों का मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एज वेल एज टीचर्स का मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और स्कूल लीडर्स का मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ इज इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट। बच्चों और अभिभावकों की राय ली जाएगी कार्यक्रम को लेकर, किस तरह का कार्यक्रम हो, उनकी जो समस्याएं उनको। सर बच्चों और अभिभावकों की राय तो देखिए कि हर स्कूल अपने तरफ से लेता है। यहाँ पे यह है कि अभिभावकों को स्कूल सुनता है, टीचरों को स्कूल सुनता है, प्रिंसिपल्स और लीडर्स की सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि उनके अंदर भी जो चीजें हैं वो किससे बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्कूल को चला रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से, अपने दिमाग से चीजें एग्जीक्यूट कर रही हूँ, उसमें से कुछ सही भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी, कुछ ठीक करने वाली भी होगी। कोई एरिया कोई और स्कूल मेरे से बेटर कर रहा होगा, हम किसी और स्कूल से बेटर कर रहे होंगे। तो उस गैप को कवर करने के लिए सारे एजुकेटर्स को मुझे लगता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना
चाहिए। मैम स्कूलों में बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की भी जरूरत रहती है, आर्ट्स की जरूरत रहती है, लाइफ स्किल की जरूरत रहती है, उसके लिए किस तरह के काम जो किए जाए? देखिए आर्ट्स और अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो अगर लेटेस्ट जो सीबीएसई का सर्कुलर आया है 6 to 8 में टोटल करिकुलम अगले साल से वो इंक्वायरी बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही हो रहा है। उसके ऊपर ऑलरेडी अलग से एक पैनल प्लान किया गया है जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि 6 to 8 के करिकुलम को हर स्कूल ने एज पर न्यू सर्कुलर पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। मैम स्कूलों में अक्सर देखा जाता है बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, कहीं ना कहीं टीचरों को शिक्षकों को भी इस चीज की ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत रहती है, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाए? देखिए ट्रेनिंग का जो मुद्दा रहा वो एक बहुत सेंसिबल मुद्दा रहा स्कूल्स के अंदर। अगर हर स्कूल अपने लेवल पर अगर स्पीकर्स बुला के ट्रेनिंग करता है तो वो कहीं ना कहीं स्कूल्स को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहती। इसमें हम एक प्रयास ये भी कर रहे हैं, अब जितने भी स्कूल यहाँ पर आएंगे अगर वो सब किसी एक मुद्दे पर एग्री करेंगे तो वी आर प्लानिंग अ मॉड्यूल ट्रेनिंग्स कि 10-10, 15-15 स्कूल्स के ब्लॉक्स बनाकर स्लॉट्स बनाकर हम 15 स्कूल्स के टीचर को एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग दें ताकि ये स्कूल्स के लिए फाइनेंशियली भी वायबल रहे और इसका जो लोड है वो टीचर्स के ऊपर ना आए। हम सभी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को एक मंच पर खड़ा करने के लिए एमएचडी ग्रुप की आगामी रणनीति क्या है? देखिए यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी करेक्शन करना चाहती हूँ कि जो आगामी रणनीति है एमएचडी ग्रुप एक को पावर्ड संस्था के साथ खड़ा है। एक्चुअल में ये प्रयास जो हमारे साथ किया जा रहा है वो स्कूल एसोसिएशन हरियाणा और द सिरसा एसोसिएशन जो इनकी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है पंकज जी जिसमें है स्कूल एसोसिएशन सिरसा उसके साथ भी है। इसका कंसर्न यही रहेगा कि आने वाले सालों में भी अगर हर साल नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है, बहुत सारे फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, बहुत सारी मैन पावर रिक्वायर्ड है, ये हमारा एटलीस्ट 1.5 महीने का दिन रात का एफर्ट है। तो अगर हर साल ना हो सकेगा तो एटलीस्ट जैसे हम अब कर रहे हैं कि 23, 25, 27 वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि एक एक साल के गैप पे हम इस एडू कॉन्क्लेव को कंटिन्यू करते चले जाएं ताकि जितने भी न्यू स्कूल्स ऐड होते हैं, कई बार स्कूल्स में प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं, न्यू प्रिंसिपल्स को एक विजन की जरूरत होती है और बीइंग एज एसोसिएशन भी हम चाहते हैं कि स्कूल्स एसोसिएशन के साथ जुड़े क्योंकि कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक स्कूल वाला अकेला हैंडल नहीं कर सकता, उसमें उसको सपोर्ट चाहिए। इसमें जैसे कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी के काफी केसेस पिछले 1.5 साल में हरियाणा में हुए, मर्डर्स के हुए, वहां पे एसोसिएशन को उस टाइम उन प्रिंसिपल्स के साथ या उनके परिवारों के साथ इमोशनली, मेंटली जिस तरह से या लीगली हमें साथ देना पड़ेगा। इसमें एक लीगल पैनल भी बनाया जाएगा स्कूल्स की तरफ से जो हर जगह पे जहां पर भी प्रिंसिपल्स या स्कूल्स को कोई परेशानी है तो एज अ फैमिली हम उनके साथ एक एक्सटेंडेड हैंड उनको अपना प्रपोज करेंगे। 21 को होने वाले इस एजुकेशन कॉन्क्लेव के लिए कांग्रेस से समाज और शिक्षा जगत में क्या फायदा होने वाला है? देखिए इसमें जो समाज और शिक्षा जगत को जो फायदा है वो तो डिपेंड करता है, देखिए कि आप क्या यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। अगर क्लासरूम में भी एक बच्चे को 40 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो हर बच्चे की अपनी गेनिंग होती है। जहां पे जो लोग 400 लोग आएंगे अब हर एक की अपनी गेनिंग तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, पर यहाँ पे यह है कि हमारी तरफ से जो चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी उसमें यह है कि जो आजकल हमें लगता है कि बच्चे स्ट्रेस में हैं, बट व्हेन वी आर हेडिंग द चेयर्स तो आप पूछ के देखिए कि टीचर्स उससे ज्यादा स्ट्रेस में हैं, प्रिंसिपल्स उनसे भी ज्यादा स्ट्रेस में हैं और स्कूल लीडर्स उससे भी ज्यादा स्ट्रेस में हैं। तो जब हम टॉप लीडरशिप अगर स्ट्रेस में है तो बॉटम लीडरशिप उसको स्ट्रेस फ्री डिलीवर कैसे करेगी? नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमें टॉप लीडरशिप से लेकर मिडिल लीडरशिप, देन टीचिंग, देन स्टूडेंट्स तक वो एक जो मेंटल हेल्थ प्रॉपरली डिलीवर करानी है। अगर हम उनकी परेशानियों को हल नहीं करेंगे, एक परेशान प्रिंसिपल एक हेल्दी स्कूल कैसे चलाएगा? तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि हम उनको सुने, हम उनकी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करें, हम उनको सॉल्यूशंस दें। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जो रखे जाएंगे एमएचडी ग्रुप की तरफ? देखिए एमएसटी ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम रखे जाएंगे और रखे जाते रहे हैं। साल में 2 या 3 इवेंट एमएसटी ग्रुप ऐसे कर देता है जो सोशल कंसर्न्स के साथ सोशल कनेक्टिविटी को इलैबोरेट करता है। एक संस्था होने के नाते ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम दूसरों को अपने साथ लेकर कैसे चलें या जो चीज हम दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं उन बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए
दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम एक नैरो माइंडेडनेस के कॉन्सेप्ट से बाहर आए, क्योंकि सिर्फ अपना अपना सोचना शिक्षा देने का दायित्व नहीं है। मैंने आपको बताया कि लगभग 400 के करीब स्कूल संचालक साथी आएंगे, विभिन्न प्रांतों से आएंगे। इसका मेन मोटिव यही है कि एक मंच पर सभी शिक्षाविद इकट्ठे हो जाएं। दूसरा, जो आने वाली स्थितियां हैं, जिस प्रकार से सरकार द्वारा भी सिस्टम के ऊपर दबाव बन रहा है, पेरेंट्स का भी है, बच्चों भी स्ट्रेस में हैं, उन सब चीजों से किस प्रकार से आने वाले समय हम निकल सकते हैं, सारा माहौल एक तरफा हो जाए, सभी एकजुट हो जाएं, तो इसलिए ये एक मंच दिया गया है सभी को जुड़ने के लिए। एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बनाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए हम यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल आ रहे हैं उनके साथ भी हमारी चर्चा होनी है इस बारे में। जो नई एनईपी आ रही है वो वैल्यू के साथ और प्रैक्टिकल के साथ आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए हम कैसे तैयार हों। बच्चों को जो वैल्यू बेस्ड है वो तो देखो हमारा बेसिक कंसेप्ट स्कूल का वही है कि बच्चों में वैल्यूज इतनी ज्यादा दें कि एक आने वाला समाज है वो अच्छा हो, लेकिन जो एनईपी के साथ जोड़कर उसको और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, सोशल मीडिया के साथ बच्चों को जोड़ने के लिए इस तरीके से एक बिल्कुल ब्रीक लीक है एक अच्छे और बुरे में, तो उनको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की तरफ कैसे मोड़ा जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। जैसे शिक्षाविदों को एक मंच पर लाया जा रहा है, इससे बच्चों को शिक्षा में क्या जैसा भी आपको मैम ने बताया कि जो ऊपरी स्तर है, जो लीडर्स हैं, जो स्कूल संचालक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, अगर उनके ऊपर एक स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे कि हमने ये काम बच्चों के साथ करना है, बच्चों को पढ़ाना है, और हमारे साथ एक टीम खड़ी है बैकअप पे जो हमारे साथ है, हमारे दायित्वों को, हमारे सिस्टम को समझेगी, तो नेचुरली बात है बच्चों के ऊपर भी जो स्ट्रेस फ्री काम करेंगे तो बच्चों को उससे बढ़िया डिलीवर कर पाएंगे शिक्षा। देखिए, मैं तो ये बात कहूंगा कि ये शिक्षक विदों को इकट्ठा करने के लिए एक महासम्मेलन है, जिसमें पूरे हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, J&K से भी सारे शिक्षाविद इकट्ठे होंगे और एक मंथन होगा। तो हमारा ये बात कहें कि ये हमारा एक परिवार है, एक परिवार के माध्यम से सारे स्कूल संचालक इकट्ठे होंगे तो शिक्षा की अलग अलग नीतियों पर यहाँ पर विचार किया जाएगा ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हम कैसे कर सकें। हाँ सर, जैसे हम पिछले सालों में देखते थे कि एक अध्यापक या गुरु की बड़ी इज्जत हुआ करती, लेकिन आजकल समाज में बच्चों में वो चीज नहीं रही, क्या बड़ा कारण मानते हैं? उसके लिए मैं तो सबसे बड़ा कारण आपका मोबाइल मानता हूँ। तो पहले क्या होता था, बच्चे प्ले के लिए जाते थे, खेलने के लिए, रास्ते में गुरुजी मिल गए तो वो गली बदल लेते थे। आजकल बच्चे गली में जाते ही नहीं है, मोबाइल पे बैठे हैं, वहीं पर गेम खेल रहे हैं। और इसने जो शिक्षा का जो हमारा काफी नुकसान भी किया है, बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान भी कम हुआ है। सर, सबसे बड़ा मुद्दा एक ये चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या भी स्कूलों को भी आ रही है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी आ रही है। स्कूल वैन जो है जो काफी खस्ता हालत में कई स्कूल लेकर के चलते हैं। पीछे एक्शन भी लिया गया था, आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इस यूनियन की ओर से उन तमाम स्कूलों पे क्या एक्शन लिया जाएगा जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सर, ऐसा है कि जितने भी लगभग स्कूलों में जो वाहन पॉलिसी है, सिरसा के अंदर तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट इसको फॉलो कर रहे हैं। और आपको ये पता होता है कि हर जगह 2-4 ऐसे स्कूल संचालक होते हैं जो इस लाइन में आ जाते हैं, लेकिन इसकी यथास्थिति को नहीं समझते भी इसका नुकसान क्या होगा। जैसा कि महेंद्रगढ़ में हुआ, आपको पता ही है, एक स्कूल संचालक की गलती से जिनके कागज कंप्लीट भी थे उनको भी उन यातनाओं से निकलना पड़ा। और समय समय पर इसके शिविर भी लगते हैं, एसोसिएशन की तरफ से भी समझाया जाता है कि आप अपनी गाड़ियों के कागजात, ड्राइवर, ये भी दिक्कत आई थी, ड्राइवर नशे में मिलते हैं, लेकिन स्कूल संचालक और एसोसिएशन की तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है कि आप ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रखें। कभी भी कोई स्कूल संचालक इस प्रकार की गलती नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार अनजाने में हो जाती है। तो उन पे कोई एक्शन भी तो नहीं लिया गया अब तक? एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? ऐसा है जी, अब मान लीजिए जिस स्कूल से गलती हुई, सरकार ने भी एक्शन लिया, लेकिन एसोसिएशन एक प्रयास कर रही है कि आप जितना बच सकते हो इन चीजों से बचो। अगर आपने स्कूल चलाना है तो आपको नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा, चाहे शिक्षा से रिलेटेड है, चाहे वाहन से, किसी भी चीज से।